नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल प्रीपोजिशन के 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड कमेंट करके बताना कि आपके 25 में से कितने जवाब सही थे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ मीटिंग डैश 10 AM। मेरा क्या है, 10 बजे एक मीटिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 बजे या 10 AM, ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, एक निश्चित समय है। अगर कोई भी निश्चित समय या कोई भी निश्चित जगह का नाम दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमेशा आप याद रखिएगा कि एट लगेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन है, हीज बर्थडे इज डैश 15 अगस्त। उसका बर्थडे कब है, 15 अगस्त को है। अब याद रखिए अगर कोई भी डेट दिया हुआ है, कोई डेट है या कोई डे है, डे कहने का मतलब है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे या हफ्ते के 7 दिन में से कोई डे का नाम आ रहा है, तो हमेशा इनके सामने ऑन लगेगा। सो हीज बर्थडे इज ऑन 15 अगस्त। फिर नेक्स्ट है, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप डैश 2011। भारत क्या है, 2011 में वर्ल्ड कप जीता। अब यहाँ पे 2011 ये क्या है, ईयर है। क्या है, ईयर। कोई ईयर दिया हुआ है, कोई सेंचुरी का नाम दिया है या कोई एरा है, कोई बड़ा पीरियड ऑफ टाइम के बारे में दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे इन लगेगा। सो हीज ओके, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन इज स्टैंडिंग डैश द गेट। जॉन कहाँ पे खड़ा हुआ है, गेट पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, पूरा घर है। अब इस घर में कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस पे क्या होगा, गेट बना होगा। क्या बना होगा, गेट। तो ये जो गेट है ये अपने आप में एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। और अभी जस्ट पिछले स्लाइड में बताया कि कोई पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर टाइम का नाम आ रहा है, तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा, एट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय लिव्स डैश मुखर्जी नगर डैश दिल्ली। तो अभय कहाँ पे रहता है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता है। तो ये दोनों ही क्या है, एक प्लेस के नाम है। मुखर्जी नगर भी एक किसी प्लेस का नाम है और दिल्ली भी एक प्लेस का नाम है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मुखर्जी नगर है ये एक स्मॉल एरिया का नाम है, एक छोटे एरिया का नाम है। और वहीं मुखर्जी नगर की तुलना में दिल्ली का एक लार्जर एरिया का नाम है। तो इस तरह से कभी भी दो जगहों के नाम आते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो जो छोटा स्पेस रहेगा उसके नाम के आगे हमेशा क्या लगेगा, एट लगेगा। और वहीं पे जो बड़ा एरिया रहेगा उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, एट और इन, ये जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सिटिंग डैश हिज सूटकेस। तो वो क्या है कि अपने सूटकेस पे बैठा हुआ है। यहाँ पे वो उसका सूटकेस है और वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, अटैचमेंट दिख रहा है। दो जन के बीच में, दो लोगों के बीच में क्या दिख रहा है, अटैचमेंट दिख रहा है, यानी जुड़ाव दिख रहा है। तो जब इस तरह से कभी भी अटैचमेंट नजर आएगा तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। एक सरफेस का दूसरे सरफेस के साथ में अगर अटैचमेंट नजर आता है तो हमेशा क्या लगेगा, ऑन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लिव डैश थॉमस लेआउट डैश गांधीनगर। अब फिर से मैं कहाँ पे, गांधीनगर के थॉमस लेआउट में रहता हूँ। तो यहाँ फिर से क्या हो रहा है, दो स्पेसेस के नाम है। थॉमस लेआउट अपने आप में एक छोटा स्पेस है, स्मॉल स्पेस है या स्मॉलर एरिया है, और वहीं गांधीनगर लार्जर एरिया का नाम है। तो अगर कोई स्मॉल एरिया है उसके नाम के आगे जस्ट अभी बताया क्या लगता है, एट लगता है, और जो लार्जर एरिया रहेगा उसके नाम के आगे इन लगेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी फिर से ये जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राष्ट्रपति भवन इज डैश दिल्ली डैश इंडिया। तो जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पे है, इंडिया के दिल्ली में है। अब दिल्ली को देखेंगे और इंडिया को देखेंगे तो ये दोनों ही क्या है, दो अलग अलग स्थानों के नाम है। तो फिर से क्या एट और इन लगा देंगे, नहीं। यहाँ पे ये समझिए कि जो दिल्ली है वो क्या है, एक स्टेट या कह सकते हैं क्या, यूनियन टेरिटरी का नाम है। और वहीं इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है। तो इस तरह से जब दो अलग अलग जगहों के नाम आते हैं और उनमें से एक स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी और दूसरा क्या है, दूसरा एक कंट्री है, तो फिर बाद में यहाँ पे पहले वाले के साथ या स्टेट के साथ में आप लगाएंगे इन, और दूसरे कंट्री के साथ में भी क्या लगा देंगे, इन ही लगा देंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब रहेगा वो ये है, द राष्ट्रपति भवन इज इन दिल्ली डैश इंडिया। तो यहाँ पे इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी, इन और इन, ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉक इज डैश द वॉल। फिर से क्या है कि एक दीवार है, उसमें क्या है, क्लॉक लगा हुआ है। अब दीवार और फिर बाद में क्लॉक के बीच में अटैचमेंट है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है या नहीं है, है, बिल्कुल है। तो इस तरह से जब अटैचमेंट दिखाना रहेगा तो फिर से क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, कि जो घड़ी है वो कहाँ पे, दीवार पे टंगी हुई है।
नेक्स्ट है देयर आर 3 स्टूडेंट्स डैश द क्लास। तो यहाँ पे क्लास में कितने 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब क्लास क्या होता है, एक बंद कमरा है और एक बंद कमरे के अंदर बैठने को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट जम्प्ड डैश द रिवर। रिवर बह रही थी, उसमें क्या हुआ, बिल्ली आई और फिर बाद में क्या की, छलांग लगा दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन लगाएंगे कि वो नदी में जो है कूद गई, नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर आप देखेंगे तो जा तो रही है पर कैसे जा रही है, मोशन के साथ में जा रही है, यानी कि उसके वो जो कूद रही है उस कूदने में क्या हो रहा है, एक गति आपको नजर आ रही है, मोशन होते हुए नजर आ रहा है। तो जब इस तरह से कोई भी चीज एक दूसरी चीज के अंदर मोशन करते हुई जाएगी, गति करते हुई जाएगी, तो हमेशा क्या लगाएंगे आप, इनटू लगाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही रहेगा और ऑप्शन नंबर ए गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर जम्प्ड डैश द डियर। तो टाइगर क्या है, टाइगर था, वो किसके ऊपर कूद गया, डियर के ऊपर कूद गया। अब ये बताइए कि ये जो डियर है वो रेस्ट में है या मोशन कर रहा है, मतलब कि ठहरा हुआ है या फिर भाग रहा है। तो वो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो यहाँ देखिए कि जब कोई एक चीज दूसरी चीज के ऊपर कूद रही है और वो चीज क्या है, मोशन में है, तो यहाँ इसको बताने के लिए कि आप हमेशा क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी अपॉन लगाएंगे। सो द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्नेक वॉज किल्ड डैश राम डैश अ स्टिक। तो यहाँ पे स्नेक जो है वो किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा। किसका इस्तेमाल करके मारा गया, एक स्टिक का इस्तेमाल करके मारा गया। तो यहाँ देखिए कि काम है, काम हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन है, उसको कर कौन रहा है, कर्ता कौन है। तो कर्ता के नाम के आगे हमेशा क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। अब दूसरी चीज कि किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया, वो जो काम हुआ है उसको करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया, उस इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए हमेशा आप क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। सो द स्नेक वॉज किल्ड बाई राम विथ अ स्टिक, यानी राम के द्वारा मारा गया किसका इस्तेमाल करके, एक स्टिक का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बाई एंड विथ ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये क्या है, बताने की कोशिश हो रही है कि सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ सुबह से बारिश हो रही है यानी कि आपको पता चल रहा है कि वो काम या फिर बरसने का जो काम है वो किस पॉइंट पे शुरू हुआ, किस एक समय की किस बिंदु पे शुरू हुआ, वो आपको पता चल जा रहा है। तो जब इस तरह से आपको कोई भी काम के बारे में ये पता चले कि वो काम किस बिंदु से शुरू हुआ, किस पॉइंट से शुरू हुआ, तो उसको बताने के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि स्टार्ट बताया जा रहा है ना, कि किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो एस से स्टार्ट होता है, एस से सिंस भी होता है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि अगर पता चल रहा है कोई काम किस पॉइंट से शुरू हुआ, किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो उसके नाम के आगे हमेशा क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सो यहाँ पे इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है इट हैज बीन रेनिंग डैश 2 आवर्स। तो यानी कि बारिश कब से हो रही है, 2 घंटे से हो रही है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चल रहा है कि वो काम जो है कब शुरू हुआ था। क्या आपको स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चल रहा है, नहीं। आपको पता चल रहा है कि ये जो काम है वो कितने देर तक हो चुका है, कितने देर तक हो चुका है, यानी कि किस पीरियड तक या कितनी अवधि तक, कितने समय अवधि तक ये काम हो चुका है। तो देखिए जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चलेगा तो आप सिंस लगाएंगे, पर जब आपको पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वो काम कब से लेके कब तक हो चुका है इसके बारे में अगर आपको पता चलता है तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चल रहा है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम कि वो काम किस समय तक हो चुका है उसके बारे में पता चल रहा है। तो आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। सो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजेश विल गो टू स्कूल डैश जनवरी। तो यहाँ पे सुजेश क्या है, सुजेश जनवरी से स्कूल जाएगा। तो कोई काम कब से शुरू होगा उसको बताने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। सो सुजेश विल गो टू स्कूल फ्रॉम जनवरी, ये जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज बीन इल डैश 2 डेज। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए कि वो क्या है, 2 हफ्तों से या फिर 2 दिनों से क्या है, बीमार था। तो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बीमार था, 2 दिन के लिए, फॉर 2 डेज। तो यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन में भी क्या पता चल रहा है, हमें पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चल रहा है। और अभी बताया कि कभी भी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चलता है तो पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए आप क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। सो सुजेश हैज बीन, ओके, ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रेंटेड अ कार डैश समर हॉलीडेज। यानी कि मैंने समर हॉलीडेज के लिए एक कार को रेंट पे लिया। ठीक है कि समर हॉलीडेज आ गए हैं, अभी घूमना फिरना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया,
एक कार को रेंट पे ले लिया गया। अब इस कार को रेंट पे लिया गया था, किस पर्पस से रेंट पे लिया गया था, उस पर्पस को बताने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि क्या आता है, फॉर आता है। सो आई रेंटेड अ कार फॉर समर हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट डैश अ मंथ, यानी कि मैं ये प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, एक महीने में पूरा कर लूंगा। आप बोलते हैं ना कि मैं ये प्रोजेक्ट को एक महीने में पूरा कर लूंगा, और कई बार बोलते हैं कि एक महीने के अंदर ही पूरा कर लूंगा। तो जब आप बोलना चाहते हैं कि मैं एक महीने में पूरा करूंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये सही रहेगा, इन अ मंथ। और जब आप बोलना चाहते हैं कि एक महीने के अंदर ही पूरा कर लूंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विद इन अ मंथ, ये जो है सही रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही जो है आपके सही जवाब हैं। बस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसी बात बोलना चाहते हैं। एक महीने के अंदर तो विद इन आएगा, और एक महीने में अगर बोलना चाहते हैं तो इन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल मैसेज यू डैश द विंटर हॉलीडेज, यानी मैं तुमको क्या करूंगा, विंटर हॉलीडेज के दौरान मैसेज करूंगा। अब ये विंटर हॉलीडेज कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे, उसके बारे में क्या आपको पता है, नहीं पता है। तो यानी जब आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बारे में, वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, अगर वो ना पता रहेगा, तो आप यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग लगाएंगे, यानी मैं तुमको विंटर हॉलीडेज के दौरान मैसेज करूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिंग जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा वेंट डैश द रोड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो रहेगा नहीं, अपॉन द रोड तो रहेगा नहीं, इनटू द रोड, रोड में चली गई, नहीं, ये भी नहीं रहेगा। फिर दो बचते हैं, अक्रॉस और अलोंग। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये दोनों ही ऑप्शंस आपके क्या हैं, सही हैं। अक्रॉस को समझ लीजिए क्या होता है, और अलोंग का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही समझ लीजिए। अक्रॉस तब आप बोलेंगे जब वो बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि वो रोड के दूसरे पार चली गई। सो शी वेंट अक्रॉस द रोड, शिखा वेंट अक्रॉस द रोड। अक्रॉस कब लगता है, जब दूसरे पार जाना रहता है, यानी आपको रोड को क्रॉस करना रहता है, तब आप क्या लगाएंगे, अक्रॉस। और अलोंग का मतलब होता है कि पैरेलली, अलोंग का मतलब होता है पैरेलली। पैरेलली मतलब समझ रहे हैं ना, कि समानांतर, कि यहाँ पे रोड चले जा रहा है और वो भी क्या है, इसी रोड के साथ साथ जो है चली जा रही है। तो यहाँ ये बताने के लिए आप क्या लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अलोंग। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही है, बस दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। अक्रॉस का मतलब होता है रोड को पार करना, और अलोंग का मतलब होता है कि रोड के साथ साथ चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन वॉक्ड डैश द रोड डैश राम, यानी रोहन क्या कर रहा है, रोड पे चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, राम के साथ चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि रोहन वॉक्ड अपॉन द रोड विथ राम, तो ये जो है अपॉन तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अलोंग द रोड, ठीक है, कि हाँ ठीक है, रोहन क्या कर रहा है, रोड के साथ साथ समानांतर चले जा रहा है, अलोंग हो सकता है यहाँ पे। फिर इन फ्रंट ऑफ राम, कि रोहन रोड के समानांतर चल रहा है और राम के सामने चल रहा है, नहीं, ये भी जो है आपका सही नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट है रोहन वॉक्ड ऑन द रोड अबव राम, कि रोहन क्या कर रहा है, रोड पे चल रहा है और राम के ऊपर चल रहा है, गलत है। फिर नेक्स्ट है रोहन वॉक्ड डैश द रोड डैश राम, यहाँ पे समझिए कि ऑप्शन नंबर डी, जब तीनों गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही रहेगा। कैसे, रोहन वॉक्ड अलोंग द रोड, अलोंग का तो मतलब समझ में आया ना, कि यहाँ पर रोड जो है चला जा रहा है और राम भी इसके सामने, या फिर कह सकते हैं रोहन भी इसके पैरेलली एकदम से समानांतर क्या है, चल रहा है। फिर अलोंग विथ का मतलब होता है, अलोंग विथ का मतलब होता है साथ, अलोंग विथ का मतलब होता है साथ। तो यानी रोहन जो है क्या कर रहा है, रोड के समानांतर चल रहा है और अकेले चल रहा है, नहीं, किसके साथ चल रहा है, राम के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही है। अलोंग का मतलब होता है समानांतर बताने के लिए, और अलोंग विथ का मतलब होता है साथ, यानी कंपनी बताने के लिए, कि किसकी कंपनी में, किसके साथ में जो है आप चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ मॉल डैश माई अपार्टमेंट, यानी कि ये मेरा क्या है, अपार्टमेंट रहा, और इधर क्या है, एक मॉल है, यानी ये अपार्टमेंट और मॉल दोनों ही क्या है, एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, ऑन, ऑन तो रहेगा नहीं, क्योंकि क्या है, देयर इज अ मॉल ऑन माई अपार्टमेंट। अरे भाई यहाँ पे अपार्टमेंट है, क्या इसके ऊपर जो है वो मॉल बना हुआ है, नहीं, तो ये ऑन नहीं रहेगा। फॉर माई अपार्टमेंट, तो ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है सामने, और बिफोर का भी मतलब होता है सामने। तो यहाँ पे दोनों में से आप किसको जो है चुनेंगे। तो यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के सामने बताने के लिए आप हमेशा क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। और वहीं पे अगर कोई लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग के सामने बताने के लिए आप क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। सो यहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग, तो वो क्या है, नॉन लिविंग, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ सही रहेगा और ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा।
सो देर इज अ मॉल इन फ्रंट ऑफ माई अपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सन डेज टू स्पीक डैश हिज फादर, यानी किसी भी बेटे की क्या है, हिम्मत नहीं होती है कि वो क्या कर सके, अपने फादर यानी पिता के सामने बोल सके। तो यहाँ पे सही कह रहा हूँ कि नहीं, सही ही कह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे बताइए ये जो फादर है वो क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग है, तो जब भी कोई लिविंग थिंग की बात होगी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिफोर जो है सही रहेगा। सो नो सन डेज टू स्पीक बिफोर हिज फादर। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर डन फॉर टुडे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा और आपके कितने जवाब सही थे। और ये लेक्चर को एंड तक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।